Good morning, everyone. Today, we will try to understand the basic concept of depreciation. This video is specially for class 11 और हालांकि तुमको पता है कि डेप्रिसिएशंस बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एज वेल एज सीए फाउंडेशन में सीएमए फाउंडेशंस के सिलेबस में भी डेप्रिसिएशन है, बट ये वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि डेप्रिसिएशन क्यों होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है और इसके थोड़े बहुत अकाउंटिंग मेथड्स। ये इंट्रो वीडियो होगा जिसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाए जाएंगे। मेरा जो देखना रहा है अभी तक, मैंने जो देखा है कि कई सारे स्टूडेंट्स ये चैप्टर को कर तो लेते हैं बट इनका एक्चुअल में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होता। देखिए, सिर्फ प्रैक्टिकल को सॉल्व करके आंसर निकाल देना ही काफ़ी नहीं है। हालांकि इसके अंदर में डेप्रिसिएशन हम लोग क्यों बनाते हैं और डेप्रिसिएशन नहीं बनाते तो क्या होता अकाउंट्स में, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन हमारे चैप्टर्स में क्यों डाला गया, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन नहीं होता तो क्या होता। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है ये समझिएगा। डेप्रिसिएशन अपने को सभी को पता है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजंस। कुछ रीजंस के कारण जब हमारे एसेट्स के वैल्यू में गिरावट आती है तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब इसको थोड़ा और एलिबरेटली समझे तो आप समझिएगा एक बार। डेप्रिसिएशंस को हम लोग एक एग्जाम्पल की तरह यदि समझे तो सपोज मान लीजिए मैंने आपसे एक मोबाइल खरीदा। आप एक मोबाइल सेलर हो, आपका एक दुकान है, मैंने आपसे एक मोबाइल खरीदा 10,000 रुपये में। 10,000 रुपये में मैंने आपसे एक मोबाइल खरीदा। 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद वो सील पैक ही, मतलब मैंने उसको अभी तक सील भी नहीं निकाला, मैंने उसको मोबाइल को निकाला भी नहीं है। मैं यदि 2 दिन बाद जाऊं आपके पास और मैं बोलूं कि सर ये जो मैंने आपसे मोबाइल खरीदा है आप इसको ले लीजिए और मेरे को उसके बदले में 10,000 रुपये दे दीजिए, तो क्या आप मेरे को दोगे? आंसर इज नहीं दोगे। आप 10,000 से थोड़े रुपीस कम दोगे। मान लो 9,500 रुपया, 9,500 रुपीस आप मेरे को दे रहे हो। तो जो 500 रुपया कम दे रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सिंपल वर्ड में बताऊं तो कोई भी ऐसे एसेट्स में जब वैल्यू उसका गिरावट आता है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। सर इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? इसके रीजन कई सारे हो सकते हैं। मैं पहला एग्जांपल देता हूं, इसको बोलते हैं वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का एक्चुअल मीनिंग में बताऊं तो घिसावट होता है। क्या होता है बोलो? घिसावट होता है, या फिर कहे तो जंग लगना होता है। और सर जंग लगना मतलब क्या होता है आप समझते हो? कोई भी एसेट जब होता है तो आप एसेट्स को आप डेली जब यूज करोगे तो यूज करते करते उसका एफिशिएंसी जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उसके कारण जब किसी एसेट्स का वैल्यू में गिरावट आता है तो उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। समझ में आया? तो डेप्रिसिएशन मींस, एकदम सिंपल वर्ड में बताऊं तो डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब समझिएगा, एक चीज याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन आप हर एक एसेट्स में निकाल सकते हो। हर एक एसेट्स में बताता हूं तो हर एक फिक्स्ड एसेट्स में निकाल सकते हो, बट एक्सेप्ट लैंड। लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं निकलता। लैंड में डेप्रिसिएशन नहीं निकलता क्योंकि आप समझ में आपको आता है कि मैं यदि मशीन खरीदता हूं 10,000 रुपीज़ को और मैं उसको यदि कल को जाकर मशीन को बेचूंगा तो मेरे को 10,000 से कम मिलेगा, क्योंकि उसमें वियर एंड टियर हो जाएगा, फिर कई सारे अदर भी रीजंस हो जाएंगे जिसके कारण उसका वैल्यू कम हो जाएगा। बट मैं यदि बात करूं, यदि मैं लैंड खरीदता हूं, एक जमीन खरीदता हूं, तो उस लैंड का वैल्यू कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होकर वो हमेशा एप्रिसिएट होता है। ये हमेशा एप्रिसिएट होता है, इसलिए लैंड में कहा गया है कि लैंड में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। ये चीज आप कॉमन पार्लियांस में आप सुनते भी होंगे कि डेप्रिसिएशन हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस एसेट्स पे निकालते हैं जो एसेट्स का वैल्यू गिरता है। अब समझिएगा लैंड में क्यों नहीं निकालते। देखिए, लैंड भी यदि हम कैटेगरी में डिवाइड करूंगा तो लैंड को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज कॉल्ड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कह दो या फिर फ्री होल्ड लैंड। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कह दो या फिर फ्री होल्ड लैंड। आप फाइनल अकाउंट पढ़ के आ रहे हो या फिर अलग अलग चैप्टर्स में आप इसको दिखाई दिया होगा, आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई दिया होगा फ्री होल्ड। एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है मैं समझाता हूं। एक और मीनिंग आप लोग सुने होंगे, इसको बोलते हैं लीज होल्ड। तो लैंड को ना 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक को बोलते हैं फ्री होल्ड, एक को बोलते हैं लीज होल्ड।
दोनों का मतलब क्या होता है समझिएगा। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है आप उस एसेट्स का, आप उस लैंड का मालिक, आप उस लैंड का ओनर पूरे जिंदगी भर तक रहे हो, जिंदगी भर तक रहोगे, उसको बोलते हैं फ्री होल्ड प्रीमाइसेस या फिर फ्री होल्ड लैंड। मतलब ऐसा कोई लैंड जिसका पूरा का पूरा ओनरशिप आप पूरा इंटायर लाइफ इंजॉय करोगे, तो उसे बोलेंगे फ्री होल्ड। बट यदि किसी प्रॉपर्टी को आपने क्या किया, किसी प्रॉपर्टी को आपने क्या किया, लीज पे लिया, क्या किया, लीज पे लिया, भाड़े पे लिया, तो उसका एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसका ओनर कहे जाओगे, तो इसलिए उसे बोलते हैं लीज होल्ड। याद रखिएगा, मैं लीज में बोलता हूं तो लीज इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रेंट। हम लोग जो रेंट में प्रॉपर्टी लेते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है लीज पे। लीज पे क्या होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ लीज रेंट लगता है, जिसमें अपने को उस एसेट्स का सारा यूज करने का अथॉरिटी हमारे पास रहता है। बट यहाँ पे एक खासियत होती है कि रेंट वाले में आप ओनर नहीं कहे जाओगे, बट लीज होल्ड में ओनर कहे जाओगे। तो सिंपल वर्ड में बताऊं तो फ्री होल्ड और लीज होल्ड में क्या अंतर है। फ्री होल्ड का मतलब हुआ यदि किसी लैंड का ओनरशिप आप जिंदगी भर तक एंजॉय करने वाले हो, उसे बोलते हैं फ्री होल्ड। एंड लीज होल्ड एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। हो सकता है ये 10 साल का हो सकता है 20 साल का हो सकता है ये 30 सालों का हो। ठीक है, तो ये लैंड का ये हुआ। अब क्या होता है कि डेप्रिसिएशन, मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन अब हर एक एसेट पे चार्ज कर सकते हो एक्सेप्ट लैंड। बट लैंड में याद रखना, लीज होल्ड पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, बट फ्री होल्ड में चार्ज नहीं कर सकते, ऐसा अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यदि बात करूं इन शॉर्ट, तो एसेट्स में सारे के सारे एसेट्स में अपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड या फिर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। ठीक है, चलिए, ये हो गया अपना एसेट्स का बेसिक चीज। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का रीजन हम लोग पढ़ रहे थे, तो पहला रीजन था वियर एंड टियर, एंड सेकंड रीजन हो सकता है ऑब्सोलेशन। सर ऑब्सोलेशन का मतलब क्या होता है, ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा बुक में। ऑब्सोलेशन का मतलब होता है ऑब्सोल्यूट फ्रॉम द मार्केट। व्हाट मीन बाय ऑब्सोल्यूट फ्रॉम द मार्केट, मतलब सपोज आपने कोई एक एसेट खरीदा जिसका एक ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी को एक नया मार्केट में आ गया, जिसके कारण इसका ऑटोमेटिकली वैल्यू कम हो गया, इसे बोल देंगे ऑब्सोलेशन। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। अब रिसेंटली आप देखे होंगे जब जियो लॉन्च हुआ तो 4G मोबाइल का बहुत ज़्यादा ये हुआ, मतलब डिमांड बढ़ा। तो सपोज जियो जिस दिन मोबाइल लॉन्च किया, सपोज उसके एक दिन पहले आपने एक ब्रांड न्यू 3G मोबाइल खरीदा, ब्रांड न्यू 3G मोबाइल। आपको नहीं पता था कि 4G आने वाला है, 4th जनरेशन आने वाले हैं, लोग 4G बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो आपको तो ये बात पता नहीं था, आपने 3G मोबाइल एक खरीदा, मान लीजिए 50,000 रुपये का। ठीक है, अब क्या हुआ, अब एक दिन बाद जब जियो लॉन्च हो गया, जब जियो लॉन्च होने के बाद जब ये ट्रेंड में आ गया कि आपको 4G यूज करना चाहिए, इससे आपको बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने जियो द्वारा बहुत सारे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही थी। तो उस केसेस में क्या हुआ, अब एक दिन बाद जैसे ही 4G लॉन्च हुआ, अब एक दिन बाद भी आप उस यदि मोबाइल को लेके जाओगे तो उसका वैल्यू शायद, देखिए यदि 4G नहीं आया रहता और यदि एक दिन बाद आप बेचने जाते तो हो सकता है 500 रुपये कम मिलता, बट आपको 49,500 या 49,000 मिल जाता। बट 4G आने के बाद ये बात लोगों में ये ट्रेंड आ गई, ये लोगों के अंदर में ये सोच आ गई कि 3G मोबाइल तो यार घटिया मोबाइल होगा, हमेशा 4G मोबाइल ही यूज करना चाहिए। तो वैसे ही क्या हुआ, उस पर्टिकुलर मोबाइल का वैल्यू 50 से एकदम डायरेक्टली 10,000 रुपये हो गया। अब 10,000 में भी बेचने के लिए रेडी हो, फिर भी लोग खरीदने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट 4G। क्यों हम लोग 4G यूज ना करें। तो ये जो 40,000 रुपये से मेरा एसेट्स का डेप्रिसिएशन हुआ, इसे बोलेंगे ऑब्सोलेशन। मतलब नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगा जो इससे ज़्यादा इफिशियंट है और इससे ज़्यादा अच्छा है, जिससे इसका वैल्यू कम हो गया। दूसरा एग्जांपल दूं तो आपको पता होगा कि टाइपराइटर, कंप्यूटर के ज़माने के पहले टाइपराइटर हुआ करता था। तो टाइपराइटर जैसे ही कंप्यूटर आया, टाइपराइटर ऑटोमेटिकली मार्केट से उड़ गया। अभी आपको टाइपराइटर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपको वो बेंच में मिलता होगा। बाहर आप जब रोड पे घूमोगे तो देखोगे कि लाइन से वो लोग छाता लगा के वो लोग बैठे हुए रहते हैं वो टाइप करने के लिए। तो गिना चुना जगह पे आपको टाइपराइटर दिखता है। आज के समय में उसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गया। तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन ड्यू टू ऑब्सोलेशन ऑन द मार्केट, मार्केट में ऑब्सोल्यूट हो जाना। तो ये हुआ 2 रीजंस हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा कई सारा अदर भी रीजंस, जैसे एप्लक्स ऑफ टाइम पैसे, ये सब बहुत सारा है, वो सब चीज़ उतना नहीं है, आप समझ गए, इतना क्लियर है। ये डेप्रिसिएशन का कॉजेज हुआ। मैं यदि बात करूं कि डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है सर, क्यों
क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों का स्पेलिंग ठीक है? क्यों क्यों सर, क्यों का स्पेलिंग ठीक है? छोड़ दे बार, स्पेलिंग का क्या मतलब है? क्यों डेप्रिसिएशन, वाई डेप्रिसिएशन, वाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना। आप समझिएगा, मैं आपको बताता हूं कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पीछे क्या रीजन होगा, आप समझिएगा एक बार। देखिए, मैं हूं ट्रेडर, मैं क्या हूं बोलो, मैं हूं ट्रेडर, एक बिजनेसमैन, एक ऐसा बिजनेसमैन जो हमेशा टैक्स को बचाने का चक्कर में रहता है। क्या हुआ कि मान लीजिए मेरा कुछ सेल हुआ, कुछ क्या हुआ, सेल हुआ, मान लीजिए मेरा 1000 रुपये का सेल हुआ, 1000 रुपये चलो बहुत कम है, मैं 10 लाख रुपए का सेल बता रहा हूँ। मान लीजिए इस पूरे साल के दौरान मेरा पूरा का पूरा सेल कितने का हुआ, 10 लाख रुपए का हुआ। एक चीज़ समझिएगा, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली सम्स करवा सकता हूँ, बट मैं फिर भी उसके पीछे आपको बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा। क्योंकि आप जब चैप्टर को पढ़ो, आप क्लास 11 में हो, कॉमर्स के उस स्टेज पे हो जहाँ पे एकदम ABCD आपको पढ़ाया जाता है, तो मेरा ये मानना है कि आप कोई भी चैप्टर को पढ़ो, आप उसके पीछे बैकग्राउंड को समझो। सिर्फ सम्स को कर लेना और बैलेंस शीट मिला लेना और आंसर आ जाना, ये ही अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स इससे भी बहुत ज़्यादा हायर लेवल है। तो आप इसको उस चीज़ों को समझो एक बार कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी तक पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिर मैंने पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन क्यों होता है, और हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं होता तो क्या होता है यहाँ पे अभी सीखने वाले हैं। समझिएगा एक बार, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या होने वाला होता और क्या होता इंडिया में, ये चीज़ हम लोग समझ रहे हैं एक एग्जाम्पल से। तो सही सोचिए कि एक बंदा है जो कि ट्रेडर है, जिसका पूरे साल के दौरान इसने सेल किया कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का इसने क्या किया, सेल किया। 10 लाख रुपए का इसने सेल किया। कुछ खर्चा भी होगा सर, हाँ खरीदा भी होगा, खरीदा मान लीजिए 2 लाख रुपए का है। एक्सपेंसेस भी कुछ हुआ, मान लीजिए एक्सपेंसेस मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ का है। तो मैं यदि बात करूं आपसे तो सर बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ, 10 लाख रुपए का आपने सेल किया था और प्रॉफिट कितने का हुआ बोलो, प्रॉफिट हुआ आपका सॉरी 7 लाख रुपीज़ का। मतलब आज पूरे साल के दौरान आपका नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है सर, 7 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। आप समझिएगा, एक समय के लिए समझ लो ग्रॉस प्रॉफिट ही नेट प्रॉफिट है, ठीक है। मान लीजिए आपका 7 लाख रुपए का ये इनकम आया यहाँ, इसके हिसाब से आपके 7 लाख रुपए का इनकम आ रहा है। जैसे ही 7 लाख रुपए का इनकम आएगा वैसे ही आपके पास कॉल आया मान लीजिए गवर्नमेंट का, मोदी जी का, और मोदी जी आपको बोले कि सर एक काम कीजिए, 7 लाख रुपए के ऊपर टैक्स दीजिए, 7 लाख रुपए के ऊपर टैक्स दीजिए। चलिए अच्छी बात है, मैं 7 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देने के लिए तैयार हूं, बट एक बात समझिएगा, मैं यदि 7 लाख के ऊपर टैक्स दूं तो ये देखिए 7 लाख के ऊपर यदि मैं जेन्युइन रेट बताऊं तो मान लीजिए 30% रेट है, तो आपको 2,10,000 रुपये का आपको टैक्स देना होगा। कितने रुपए का, 2,10,000 रुपये का। हालांकि बहुत सारा अलग भी टैक्स लगता है, बट हमारा टैक्स का सब्जेक्ट ही नहीं है, ये हमारा अकाउंट्स है, इसलिए हम लोग उसके ऊपर में नहीं जाते। अभी के लिए समझ लीजिए कि मैं यदि 7 लाख के ऊपर टैक्स भरूं तो मेरे को कितना पॉकेट से देना होगा, मान लीजिए 2,10,000 रुपीज़। अब बताइए, आप 7 लाख रुपए का इनकम कमा रहे हो और 2,10,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़े तो आपके पॉकेट में कितना बचेगा सर, 4,90,000 रुपया। तो क्या आप इस चीज के लिए खुशी होंगे? आंसर इज नहीं। कोई भी नॉर्मल इंसान इस बात पे खुशी नहीं होगा कि 7 लाख कमा के मैं 2,10,000 टैक्स भर दूं। यार 5 लाख भी नहीं, 7 लाख कमा के मैं 5 लाख भी घर नहीं लेके जाऊं, ये क्या मतलब हुआ? तो आप समझिएगा, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो मैं क्या करता समझता हूं। मैं एक ट्रेडर था और मैं क्या करता, 7 लाख रुपए का इनकम है और मेरे को पता है कि मैं यदि टैक्स भरूंगा तो मेरे को 2,10,000 रुपये टैक्स भरना पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा पता है, मोदी जी के कॉल आने के पहले मैं एक काम करूंगा, मैं तुरंत जाऊंगा शॉप में और तुरंत एक कार, ब्रांड न्यू कार एक खरीद के लेके आऊंगा। ब्रांड न्यू कार सस्ता वाला थोड़ा, मान लीजिए 7 लाख रुपए के अंदर में, मान लीजिए 5 लाख रुपए का मैंने टैक्स, 5 लाख रुपए मैंने कार खरीदा। मैं बोलूंगा देखिए ना सर, फिर मोदी जी आएंगे मेरे पास, बोलेंगे मोदी जी क्या करे, 10 लाख का सेल था, 2 लाख रुपए का खरीदने में लग गया, 1 लाख रुपए एक्सपेंसेस लग गया, और सर पता है कार भी खरीदे इस साल कार भी खरीदे 5 लाख रुपए का। सर प्रॉफिट तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही लाख रुपए का हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का। क्या टैक्स दूं सोचिए ना आप, 2 लाख रुपए का तो इनकम है, क्या टैक्स दूं? मोदी जी 1 साल मान जाएंगे, 2 साल मान जाएंगे, 3 साल मान जाएंगे। हर साल मैंने यही काम करते गया, क्योंकि मेरे को पता है कि यार यदि मैं अपना इनकम 7 लाख दिखाऊंगा, यदि मैं इसको 7 लाख दिखाऊंगा तो तुरंत मेरे को टैक्स भरना पड़ जाएगा, और टैक्स भरने से तो अच्छा है ना कि मैं इसको एसेट्स खरीदूं और मैं इसको एंजॉय करूं।
मैं गवर्नमेंट को देने से तो अच्छा है ना कि खुद मैं एंजॉय करूं। इसलिए गवर्नमेंट बोला कि नहीं भाई, ये काम आप नहीं कर सकते। आप एक ही बार एक एसेट्स को खरीद के उसके के पूरे कॉस्ट को आप यहां पे डाल नहीं सकते। आप एक ऐसा एसेट्स है जो एसेट्स आपने एक साल नहीं बहुत सालों तक यूज करना है, आप उसका पूरा का पूरा अमाउंट एक ही बार में नहीं डाल सकते यहां पे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला आपको कि ये 5 लाख रुपीस का आपने कार खरीदा है, तो आप बताइए कि कार को क्या एक साल के अंदर अंदर आपने कार को खराब कर देना है या फिर खत्म कर देना है क्या? आंसर इज नहीं। एक कार को तो एक साल नहीं, 2 साल, 3 साल, 5 साल हो सकता है वो 10 सालों तक चले। तो आपको उसका पूरा का पूरा कॉस्ट आप एक साल में कैसे डाल सकते हो? इसलिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप जब भी एसेट्स खरीदोगे तो एसेट्स के पूरे वैल्यू को आप एक बार में चार्ज ना करके आप उसके एसेट्स को कितने सालों तक एंजॉय करने वाले हो उस सालों में डिवाइड करके जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आप डाल सकते हो। मैं एग्जांपल दूं, देखिए कार मैंने खरीदा था कितने रुपए में? 5 लाख रुपए में। तो मोदी जी बोलेंगे कि सर ये 5 लाख आप नहीं लिख सकते, 5 लाख नहीं लिख सकते। तो सर कितना लिख सकते हैं? तो मोदी जी बोलेंगे बताइए सर ये जो कार है, ये कार आप कितने सालों तक यूज करेंगे? तो मैं बताऊं आपको 10 साल तक यूज करूंगा। तो एक साल का कॉस्ट कितना लगा सर? 50,000 रुपया। तो आप यहाँ पे कार के नाम पे डेप्रिसिएशन लिख के आप 50,000 ही लिख सकते हो। और ये 50,000 50,000 50,000 50,000 हमेशा 10 सालों तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा और चलता ही जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन का पीछे मेन कॉन्सेप्ट क्या था? ये आप प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 6,50,000 रुपया, और कोई चारा नहीं, आपको 6,50,000 का ही नेट प्रॉफिट माना जाएगा और 6,50,000 के ऊपर ही आपको टैक्स देना होगा। ये था डेप्रिसिएशन। हम लोग क्यों चार्ज करते हैं? हम लोगों को डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है? ये बोलता है कि आपको पूरे अमाउंट को, पूरे एसेट्स के वैल्यू को आप एक बार में चार्ज ना करके आप उसको टुकड़ा में डालो, ताकि आपके पीएल अकाउंट में डायरेक्टली आपका नेट प्रॉफिट से नेट लॉस मत आ जाए या फिर बहुत कम प्रॉफिट ना हो जाए। और ये बात लॉजिकल भी है कि आप यदि कोई एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदते हो तो उसका बेनिफिट हमेशा 1 सालों से ज़्यादा तक होता है। और आप यदि इस पूरे ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में सेल्स लिखो सिर्फ 1 साल का, परचेज भी लिखो 1 साल का, एक्सपेंस भी लिखो 1 साल का, तो आप कार का जो खर्चा है वो भी तो 1 ही साल का लिखना चाहिए ना। आप 10 सालों का खर्चा एक बार में कैसे लिख सकते हो? तो ये रीजन था डेप्रिसिएशन का के पीछे, रीजन कि डेप्रिसिएशन हम लोग क्यों चार्ज करते हैं। समझ में आया? चलिए सर, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने बताया कि 50,000 रुपीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट इसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, कोई तो ऐसा मेथड होगा जो बताता होगा कि हाँ सर ऐसे ऐसे करो। तो डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास 5-6 मेथड है, 5 से 6 मेथड है। बट हमारे सिलेबस में स्पेशली क्लास 11 आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में यदि बात करूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 ही मेथड अपने को पढ़ना है। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यदि मैं बात करूं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन तो पॉइंट नंबर 1 एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये 2 मेथड है हमारे सिलेबस में, स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डीबीएम, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हालांकि ये 2 मेथड है बट दोनों मेथड के अलग अलग 2-3 और नाम हैं। ये हम लोग नाम सम्स वाइज हम लोग क्लियर करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का कुछ और नाम है सर, मैं बताता हूँ, मैं अभी बता देता हूँ। ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। आपकी जो मैट मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आपके पास जो मैट अवेलेबल है हमारे इंस्टीट्यूट से जो आपको दिया गया है, उसके अंदर में आपको पूरा डिटेल्स में मैंने जो भी अभी तक समझाया सारा का सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ भी उतारने की ज़रूरत नहीं है। मैट में एक से एक चीज़, हर एक चीज़, मैंने एक भी चीज़ को छोड़ा ही नहीं है। मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ आपके मैट में अवेलेबल है पहले से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का दूसरा नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इसका ही तीसरा नाम है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। समझ में आया? तो ये 2 मेथड है, एसएलएम और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है सर, दोनों का अपना अपना इम्प्लीकेशन होगा, अपना अपना तरीका होगा डेप्रिसिएशन निकालने का। हाँ सर, अपना अपना तरीका है।
मैं यदि बात करूं SLM के बारे में, स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में, देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो अपने को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे निकलेगा अपना डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, और यू कैन से ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और यू कैन से फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो अपने यहाँ पे अब नेक्स्ट वीडियो में अपने मिल रहा है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए।